अब हम बात करते हैं एसिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल की। एसिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल क्या होते हैं? देखो, दैट मॉलिक्यूल हैव ऑल थ्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू आर डिफरेंट टू ईच अदर। यानी कि इसमें जो एक्स, वाई और जेड एक्सिस से मॉलिक्यूल को अगर रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो जो जनरेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है H2O। H2O हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। सेंटर एटम ऑक्सीजन होता है, दो लोन पेयर होते हैं, दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होते हैं। एक्स एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस हमारा ये है जो कि ऑक्सीजन से होकर के जा रहा है। देखो एक्स एक्सिस ये है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है जो कि ऊपर से होकर के नीचे की तरफ गुजर जाता है। ठीक है, ये वाई है, ऊपर से नीचे की तरफ। एक्स कौन सा है? ये है, ये बाहर गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से घूमता है एक्स एक्सिस के थ्रू। वाई एक्सिस से घुमाऊंगा तो कुछ इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूल घूमेगा। अगर जेड की बात करें तो जेड एक्सिस ये है। ठीक है, यहां से इस तरीके से इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के सेंटर से होकर के गुजरता है, जिससे इस तरीके से मूव करता है हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जेड एक्सिस ये है। जेड एक्सिस कौन सा है? ये है, ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस है। तो यहां पर जो आई ए की वैल्यू है, आई ए कौन सा है? आई ए मूवमेंट ऑफ जनरेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस ये है, यहां से गुजरता है, यहां से आता है और यहां से बाहर निकल जाता है। कुछ इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूल घूमता है एक्स एक्सिस के थ्रू। तो यहां से अगर घूमेगा तो जो लोन पेयर ऊपर थे वो नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। अगर मैं वाई एक्सिस से घुमाता हूं, वाई एक्सिस कौन सा है? ऊपर यहां से होकर के नीचे की तरफ जा रहा है। वाई एक्सिस से घुमाऊंगा ऐसे पकड़ करके कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे घुमाऊंगा तो कुछ इस तरीके से घूमेगा। ये नीचे नहीं आ रहे, लोन पेयर जो है ये ऊपर ही है। ये ऊपर होते हुए अपनी रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। हाइड्रोजन नीचे ही है लेकिन अपनी रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो इसमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो एक्स एक्सिस से घुमाने पर जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसके कंपेरिजन में थोड़ी कम होगी। लेकिन जो जेड एक्सिस से देनी पड़ेगी, जेड एक्सिस कौन सा है? ये है, यहां से होकर के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सेंटर से होकर के गुजरता है, जिसमें हमारी जो लोन पेयर है, दो लोन पेयर और एक हाइड्रोजन की रिलेटिव पोजीशन चेंज होती है, जिसमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है। किसके कंपैरिजन में? आई ए एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपैरिजन में। तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जनरेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो इन दोनों के सेम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि यहां से जब मूव कराते हैं एक्स से और वाई एक्सिस से मॉलिक्यूल को, तो उनमें तो दोनों के दोनों हमारे लोन पेयर, दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम मूव करते हैं, घूमते हैं। यहां पर केवल तीन ही घूम रहे हैं, दो तो हमारे लोन पेयर, एक हाइड्रोजन एटम। तो इसका जो जनरेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो डिफरेंट होगा। अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों की वैल्यू भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर जो लोन पेयर है एक्स एक्सिस से घुमाने पर लोन पेयर ऊपर से नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं। तो इसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग ही होगा। किसके कंपैरिजन में? एक्स वाई एक्सिस के कंपैरिजन में। वाई एक्सिस ऊपर से आता है, नीचे से निकल जाता है। ठीक है, अब वाई एक्सिस से घुमाऊंगा मैं, वाई एक्सिस यहां से। ठीक है, वाई एक्सिस से अगर घुमाऊंगा तो कुछ इस तरीके से घूमेगा। ये जो लोन पेयर हैं ये ऊपर ही हैं लेकिन अपनी रिलेटिव पोजीशन चेंज करते हैं कुछ इस तरीके से। उनकी जो एनर्जी देनी पड़ेगी इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाने के लिए वो कम होगी एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में, लेकिन ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में? जेड एक्सिस के कंपैरिजन में। तो ये होता है एसिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं आगे। देखो, इफ द मॉलिक्यूल हैज इट्स हाईएस्ट ऑर्डर रोटेशन एक्सिस एज C2 और देयर इज नो प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस, द मॉलिक्यूल इज एन एसिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल। इसमें बहुत सारे हमारा जो मॉलिक्यूल है ना, इसमें बहुत सारी C2 है। C2 बहुत सारी है। देखो, एक यहां से अगर गुजारूं, यहां से C2 है। अगर मैं यहां से गुजारता हूं, यहां से, तो भी C2 है। यहां से डालता हूं तो भी C2 है। यहां से पकड़ के डालता हूं तो भी C2 है। C2 बहुत सारी है, इसलिए यहां पर कोई भी प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस नहीं है कि यहां से पकड़ करके घुमा देंगे। कोई भी प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्रॉपर एक्सिस नहीं है जहां से मैं मॉलिक्यूल को घुमा सकता हूं। इसलिए ये जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें आई ए, आई बी, आई सी, इन तीनों की जो वैल्यू होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। आई ए, आई बी और आई सी क्या है? जनरेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर। ठीक है, इन तीनों की जो वैल्यू होती है, जनरेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ठीक है,
तो आगे क्या है, दिस इज द लेस्ट सिमेट्रिकल क्लास ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे लेस्ट सिमेट्रिकल आते हैं, यानी कि बहुत ही कम सिमेट्रिकल होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो 4th नंबर पर है सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखो द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल इज द सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल विच हैव 2 इक्वल प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड थर्ड इज अनइक्वल। यानी कि देखो हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड, और उनसे उनके कोरोस्पोंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं आई ए, आई बी और आई सी। अब मान लो आई ए हमारे पास जो है वो डिफरेंट है आई बी से और आई सी से, इन दोनों से डिफरेंट है, लेकिन आई बी और आई सी जो है वो एक दूसरे के सेम है। तो देखो यहां पर आई ए जो जनरेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि अनइक्वल है, वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। इसके लिए इसे हम 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है ये, सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर क्लासिफाई इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल और ओबलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल क्या होते हैं देखते हैं। मान लो हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं CH3I जो कि मेथिल आयोडाइड है, ठीक है। अब मेथिल आयोडाइड में 3 एक्सिस लगाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस से उससे हम घुमाने की कोशिश करेंगे और फिर देखते हैं। देखो जो हमारा CH3I है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। सेंटर में क्या है, कार्बन है, कार्बन वही sp3 हाइब्रिडाइज है और टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है और शेप भी टेट्राहेड्रल ही है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आयोडीन जुड़ रहा है, ये अब हमारा आयोडीन है, लोन पेयर नहीं है, आयोडीन है। ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये हो गया CH3, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। यहाँ पर आयोडीन, ये आयोडीन। अब मान लो मैं यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस गुजारूं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी है, यहां से एक एक्सिस गुजारूं जो कि आयोडीन और इस कार्बन को होकर के गुजरे, और यहां से इन मॉलिक्यूल को मैं रोटेट करूं। तो देखो कौन कौन घूम रहा है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन घूम रहे हैं। आयोडीन और कार्बन अपनी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। 3 हाइड्रोजन जो हैं जो कि कार्बन से अटैच हैं वो तीनों की तीनों अपनी रिलेटिव पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होगा वो हमारा आई ए होगा, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस थी जो कि आयोडीन और कार्बन से होकर के गुजर रही थी। मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं, 3 हाइड्रोजन मूव अपनी रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। आयोडीन और कार्बन जो है वो अपनी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, एक ही पोजीशन पर बैठे बैठे रोटेट कर रहे हैं। लेकिन तीनों हाइड्रोजन जो कि कार्बन से जुड़े हुए हैं वो अपनी रिलेटिव पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जिससे जो जनरेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई ए होगा, ठीक है। एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया एक्स एक्सिस पर। अब मैं वाई एक्सिस की बात करता हूं। वाई एक्सिस से अगर मैं मॉलिक्यूल को रोटेट करूं तो क्या होगा, वाई एक्सिस कौन सा है, ये है, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन यहां से होकर के जाता है और इस तरीके से मैं इसे रोटेट करता हूं। तो देखो क्या होगा, 2 तो हमारे लाइट वेट हाइड्रोजन है और एक हैवी वेट आयोडीन है जो कि हैवी वेट है। अब हैवी वेट ये है तो इसे मूव करने के लिए, इसे रोटेट कराने के लिए, घुमाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी, यानी कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है वो आई ए के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। यहाँ पर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होगा ऐसे घुमाने पर, यानी कि वाई एक्सिस से घुमाने पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब तीसरा हमारा एक्सिस है जेड एक्सिस। तो हम कंसीडर कर रहे थे कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल को, ये अब हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस कहां से जाएगा, यहां से होकर के जाएगा। अब यहां से मैं अगर इस मॉलिक्यूल को रोटेट कराता हूं तो वो ही एक हमारा आयोडीन एटम और 2 हमारे हाइड्रोजन एटम रोटेट करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से रोटेट करते हैं। जैसा आई बी में था वैसा ही आई सी में हो रहा है। आई ए कौन सा था हमारा, आई ए हमारा एक्स एक्सिस था जो कि आयोडीन और कार्बन से होकर के जा रहा था कुछ इस तरीके से। अब ऐसे घुमाएंगे हम मॉलिक्यूल को तो तीनों के तीनों लाइट वेट हाइड्रोजन घूमेंगे जो कि लाइट वेट है, ठीक है। ये हैवी वेट है जो कि घूम नहीं रहा, अपनी रिलेटिव पोजीशन पर फिक्स है, वहीं से ये रोटेट कर रहा है सिंगल बॉन्ड के अराउंड। लेकिन अगर हम वाई एक्सिस से घुमाएंगे और जेड एक्सिस से घुमाएंगे तो दोनों के दोनों केस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होगा वो इक्वल ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों केस हैं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से घुमाने पर,
उन दोनों के दोनों केसेस में हमारे आयोडीन जो है वो अपनी रिलेटिव पोजीशन चेंज करता है दो लाइट वेट हाइड्रोजन के साथ। यहां से घुमाऊंगा तो दो लाइट वेट हाइड्रोजन और एक हैवी वेट आयोडीन घूमेगा, यहां से घुमाऊंगा तो एक हैवी वेट हाइड्रोजन, एक हैवी वेट आयोडीन और दो लाइट वेट हाइड्रोजन घूमेंगे। यानी कि यहां से अगर मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाता हूं तो मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूल को कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि जनरेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वो कम होगी। यहां पर IA जो है वो कम होगा किसके कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। IB क्या है, IB वाई एक्सिस से जनरेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और IC क्या है, जेड एक्सिस। ये जो जेड एक्सिस है ना, ऐसे घुमाएंगे, जेड एक्सिस से जनरेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिनकी वैल्यू दोनों सेम होगी और IA से ज्यादा होंगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर IA जनरेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब देखते हैं कि लिखना किस तरीके से, अगर हमारे एग्जाम में आता है तो किस तरीके से इसे लिखना है। इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल को। पहला पार्ट है जिसमें क्या होता है, पहले पार्ट का नाम है प्रोलेट सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, लेट अस कंसीडर द मॉलिक्यूल CH3I, ये CH3I है, obtained by replacing a hydrogen atom from CH4। यानी कि अगर CH4 में से एक हाइड्रोजन एटम को, यहां पर हाइड्रोजन एटम हो, उसे रिप्लेस कर दूं मैं आयोडीन एटम से, यहां पर आयोडीन एटम ला करके लगा दूं तो हमें ऑब्टेन हो, तो हमें CH3I मेथिल आयोडाइड देखने को मिलता है। रिड्यूस द सिमेट्री फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू C3V। यानी कि इसमें क्या होता है, देखो अगर CH4 है हमारे पास, यहाँ पर हाइड्रोजन है, CH4 है, तो उसकी जो सिमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन अब आयोडीन आकर के जुड़ चुका है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एक हाइड्रोजन को, तो इसकी जो सिमेट्री है वो C3V हो जाएगी। ठीक है, मॉलिक्यूल को इस तरीके से देखने को मिलता है, रोटेशन होता है। अब देखो अलोंग द C3 एक्सिस, ये क्या है, C3 एक्सिस मेन एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी C3 एक्सिस। द ओनली एटम दैट कंट्रीब्यूट आर द लाइट हाइड्रोजन। यानी कि ऐसे घुमाएंगे अगर मॉलिक्यूल को तो तीन लाइटर हाइड्रोजन जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे रोटेशन में। ठीक है, तो एंड हेंस द मॉलिक्यूल ऑफ इनर्शिया, एंड हेंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्मॉलेस्ट अलोंग दिस एक्सिस। इसलिए यहां से अगर मूव कराएंगे तो जनरेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, IA होगा, वो स्मॉलेस्ट होगा, यानी कि कम होगा किसके कंपैरिजन में, IB और IC के। आगे देखते हैं। So moment of inertia IA is the smallest then other two axes है, यानी कि दो एक्सिस Y और Z से अगर मूव कराएंगे ना, Y और Z एक्सिस से जो जनरेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके कंपैरिजन में कम होता है, स्मॉलेस्ट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। द अदर टू एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, यानी कि जो दो एक्सिस होती हैं Y और Z एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है, IA जो होता है वो छोटा होता है IB और IC के कंपैरिजन में, और IC और IB जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं जो कि जनरेट होते हैं। ये होता है Z एक्सिस के अलोंग, ये Y, और ये होता है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड है हमारा ओब्लेट सिमेट्री। ओब्लेट सिमेट्री क्या होती है, ओब्लेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। देखो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो IC की वैल्यू है, IC की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू IA और IB के। लेकिन IA और IB जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जनरेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनकी जो वैल्यू होती है एक दूसरे के बराबर होती है। लेकिन IC की वैल्यू ज्यादा होती है। यहाँ पर IA की वैल्यू जो है, यहाँ पर IA की जो वैल्यू है, या IA की वैल्यू कम है IB और IC के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर IC की वैल्यू ज्यादा है IA और IB के कंपैरिजन में। क्या होता है इसमें देखते हैं। सच मॉलिक्यूल्स आर फ्लैट, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स सारे के सारे फ्लैट होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं, सारे के सारे फ्लैट होते हैं, एक ही बोर्ड पर आ जाते हैं। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो फ्लैट होते हैं, एक ही सरफेस में होते हैं, वो सारे के सारे इसमें कंसीडर किए जाते हैं। एन एग्जाम्पल इज द प्लेनर D3H मॉलिक्यूल BF3। इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है ना BF3 का, वो D3H होता है। ठीक है, तो BF3 जो होता है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें सेंटर एटम जो होता है वो बोरोन होता है और 3 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए होते हैं, और तीनों के तीनों फ्लैट और चारों फ्लैट होते हैं, एक ही सरफेस में होते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है,
Here the unique axis is C3। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सिस होती है यहाँ पर 3 तो C2 एक्सिस है और एक यहाँ पर C3 एक्सिस है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर C3 एक्सिस कहाँ पर है, कुछ इस तरीके से ऊपर से आई नीचे से निकल गई, यानी कि बोरोन एटम से होकर के जाती है। कुछ इस तरीके से हमारा ये मूव करता है, कुछ इस तरीके से या फिर कैसे भी करा लो, इस तरीके से करा लो, जिसमें क्या होता है बोरोन एटम है ये अपनी पोजीशन पर फिक्स होता है, वहीं पर घूमता है और तीनों हाइड्रोजन जो है वो अपनी रिलेटिव पोजीशन चेंज करते हैं, वहां पर रोटेशन दिखाते हैं, रोटेशन शो करते हैं। अब ये तो थी हमारे C3 मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर C2 की बात करें तो C2 कहां पर, यहां से होकर के यहां से कुछ इस तरीके से निकलती है, एक C2 यहां से होकर के जाती है, एक यहां से, एक यहां से, यानी कि 3 यहां पर हमारे पास C2 एक्सिस होती हैं। यहां से अगर मूव करें हम, यहां से अगर हम रोटेट करें C2 से तो हमें 180 डिग्री रोटेशन देना पड़ता है। C2 में हम 180 डिग्री का ही रोटेशन देते हैं। यहां से अगर मूव करें तो यहां पर भी हमें 180 डिग्री का रोटेशन देना पड़ता है। ये सारी ग्रुप थ्योरी में पढ़ने को मिलती है हमें। यहाँ पर C3 एक्सिस जो है मेन एक्सिस है और C2 एक्सिस 3 है हमारे पास C2 एक्सिस, जो कि परपेंडिकुलर होती हैं C3 एक्सिस के। ठीक है, यहाँ पर जो C2 एक्सिस है जो कि यहां से इस तरीके से जाती हैं, ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 पर होते हैं। देखो यहां से मेरी C2 गई, C3 गई, यहां से मेरी C3 गई और यहां से मेरी C2 जा रही है, तो ये तो इसके साथ 90 डिग्री बना रही है और ये भी इसके साथ 90, ये भी नहीं इसके साथ 90, यानी कि जो हमारी C2 और C3 है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। बट दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोलिक्यूल। ये मोलिक्यूल के 90 डिग्री पर होती है। देखो मोलिक्यूल हमारा यहां पर है और ये C3 यहां पर इस तरीके से होती है, तो यहां से इस प्लेन के साथ, ये हमारा प्लेन है, इसके साथ ये 90 डिग्री का बना रही है कोण, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोलिक्यूल, मोलिक्यूल के प्लेन जो है उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, परपेंडिकुलर होती है। इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द मास, यानी कि बोरोन एटम इसका सेंटर ऑफ मास है, इस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, यहां से होकर के हमारे C3 की गुजरती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजरती है C3। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल 3 फ्लोरीन एटम कंट्रीब्यूट टू द मॉलिक्यूल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस, यानी कि यहां से अगर हम मॉलिक्यूल को घुमाते हैं तो तीनों के तीनों जो क्लोरीन एटम है जो कि बोरोन एटम से जुड़े हुए हैं, ये तीनों अपनी रिलेटिव पोजीशन चेंज करेंगे, बदलेंगे, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि कंट्रीब्यूट करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जनरेट करने के लिए। तो जहां पर जो C3 है हमारी, ये C3 क्या है, IC है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, IC है। तो यहां से जो जनरेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि यहां से जब हम मॉलिक्यूल को घुमाते हैं तो 3 फ्लोरीन एटम घूमते हैं, लेकिन अगर मान लो मैं यहां पर ऐसे घुमाऊं जिसमें मेरी C2 यहां से जाए तो 2 एटम कंट्रीब्यूट करेंगे, 2 एटम घूमेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं यहां से घुमाऊं तो भी 2 ही एटम घूमेंगे, लेकिन यहां से जब C3 लगाता हूं तो 3 एटम घूमते हैं। 3 एटम घूमते हैं तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज्यादा होगी। एनहेंस हाईएस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो IC जो है वो हाईएस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसकी वैल्यू जो है हाईएस्ट होगी, ज्यादा होगी। द अदर 2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑल्सो पास थ्रू बोरोन एंड हाइड्रोजन एटम, यानी कि अभी तक हमने बात की थी C3 की। अगर C3 से घुमाए IC हमारे पास जनरेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, किस वजह से होगा, C3 लगाने से। यानी कि यहां से अगर हम घुमा रहे हैं तो जो जनरेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमारा IC होगा। अगर हम इसके अलावा बात करें IA और IB की, तो अगर मैं देखो यहां से तो घुमा लिया, अब मेरा बचा यहां से और यहां से घुमाना, यानी कि एक एक्सिस तो मैंने लगा दी, अब 2 तो एक्सिस और बची ना। मान लो यहां पर मैंने Z एक्सिस लगा दी तो मेरे पास X एक्सिस और Y एक्सिस तो बची ना। अब X एक्सिस लगाऊंगा मैं यहां पर, तो यहां से अगर मूव करूंगा मैं, इसको रोटेट कराऊंगा मॉलिक्यूल को, तो मेरा बोरोन और हाइड्रोजन एटम की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन एटम अपनी रिलेटिव पोजीशन चेंज करेंगे। कुछ ऐसा ही यहां से होता है, यानी कि Z एक्सिस ये थी, X एक्सिस ये थी, ये Y एक्सिस है। यहां से अगर मैं मॉलिक्यूल को घुमाता हूं तो भी मेरे 2 हाइड्रोजन ही घूमते हैं, यानी कि IA और IB से जो जनरेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा
उसकी वैल्यू सेम होगी, बराबर होगी एक दूसरे के, लेकिन कम होगी किसके कंपैरिजन में, आईसी के कंपैरिजन में। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर आपके एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल से क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरीके से आपको लिख करके आना है। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।